हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि इस चैनल पे कुछ बेहतर लेके आऊँ। ठीक है, तो जो लोग भी 71 बीपीएससी को फोकस कर रहे हैं ना, उनके लिए ये स्पेशल ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि पर डे, मतलब हर एक दिन जो है ना, 2 क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँ यहाँ पे और आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, तो आज से ही मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को लगता है ये जो हमारा जो प्रयास है, अगर आपको बेहतर लगता है, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ इससे जुड़ना चाहिए, तो प्लीज आप लोग जुड़िएगा। और मेरा कोशिश रहेगा ना कि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो बीपीएससी को फोकस कर रहे हैं, जो मेंस को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफी हेल्प करेगा ये। क्लियर है। और यहाँ पे क्या रहेगा ना, देखिए, मार्केट में मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना, इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है ना कि हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन चीज नहीं। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी का जो मेंस है ना, अभी 71 मेंस होगा आपका। आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में आपका होगा। ठीक है, तो कैसे जो है ना कम समय में बेहतर नंबर लाएं, कैसे जो है ना एक टाइम बॉन्ड के अंदर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आपको पता होता है, बहुत लोग पढ़ के जाते हैं, बहुत कुछ फैक्ट याद करके जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना, देखते हैं, तो माइंड वहां पे जिस तरह से काम करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पाता है। अब बहुत सारे फैक्ट जो हम लोग डाल नहीं पाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, तैयारी बढ़िया था, हमने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डेली 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपका मेन से। और जब तक मेंस आप एग्जाम लिखेंगे, देखिए बहुत लोग जो है ना पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं और मेंस में भी एग्जाम में बैठते हैं, तो कुछ नंबर से उनका छूट जाता है। ऐसे में क्या होगा कि हमें कम समय में बेहतर मटेरियल, बेहतर कंटेंट पे कैसे फोकस करें, उस चीज पे फोकस करेंगे हम लोग। क्लियर है। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए काफी था इतना। जो लोग भी सीरियस है आप लोग जुड़ सकते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये जो है ना पीडीएफ या हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ना, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा ना, तो कुछ दिन के बाद इसको स्टॉप कर देंगे। क्लियर है। और कुछ और बेहतर करने का कोशिश करेंगे हम। तो ये डिपेंड करता है आप लोग का फीडबैक पे। अगर पसंद रहेगा, और ये पीडीएफ को जो है ना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम जो है वहां पे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो जो लोग सीरियस है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जाति जनगणना, ठीक है, भारतीय सामाजिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने का एक आवश्यक कदम है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यहां पे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। कास्ट सेंसस इज अ नेसेसरी स्टेप टू एम्पावर द इंडियन सोशल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट। कुल मिलाकर आपको बता दे, जाति जनगणना का टॉपिक ही क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि अगर आज का न्यूज़पेपर देखोगे ना, एक महीना का पेपर देखोगे ना आपको, तो जाति जनगणना से जुड़ा हुआ आर्टिकल आपको हर पेज में मिल जाएगा, चाहे राज्य को लेकर हो चाहे केंद्र को लेकर हो। इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये बोला। और जाति जनगणना जिसको कास्ट सेंसस बोलते हैं ना, और इस टॉपिक को आप हर एंगल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मटेरियल देंगे ना हम, यहाँ पे पीडीएफ में जो आंसर रहेगा यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत मतलब कंसाइज रहेगा, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर आप एक कीवर्ड याद रख लेंगे ना, तो आप पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन लेके आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है ना, मुझे भी 8-9 बार मैंने भी एग्जाम दिया है वहां पे मेंस का। ठीक है, तो अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि सब कुछ पढ़ के जाइएगा, फिर भी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ओके, थोड़ा सा, हाँ, अब सही है। तो यहाँ पे जाति जनगणना पता चल गया ना क्यों लिए हम लोग, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बिहार के रिस्पेक्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, तो बहुत लोग जाति जनगणना पढ़ते भी हैं, लेकिन एग्जाम में जब लिखने का बारी आता है ना, लिख नहीं पाते हैं, समय बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और आपको यकीन दिलाते हैं, जब आप मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे ना, तो कम से कम आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे हम 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखें ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, हम जो है ना 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, ठीक है, ज्यादा अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एवरेज से बेहतर करवा देंगे आपको, ताकि आप जो ना कुछ रैंक को अचीव कर लें। क्योंकि इस बार भी सुन रहे हैं कि 1200 लगभग सीट आ चुका है, तो आप लोग चाहते हैं कि 1200 के अंतर्गत आ जाए। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए इसको और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जाति जनगणना
और ये भारतीय न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने में एक आवश्यक कदम है। कुल मिलाकर मतलब जाति जनगणना के बारे में ना आपको सकारात्मक पॉइंट लिखना है, आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस बंदे को जो है इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है इसको। अगर इसको प्रशासन में लेते हैं तो हमारा जो प्रशासन है काफी बेहतर तरीके से चल पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लिख देना है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट लिख देना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कास्ट सेंसस को लेकर कि हमारी जो इंडियन सोशल जस्टिस जो सिस्टम है ना, इसको इंपावर कैसे कर रहा है। तो इंपावर कैसे करेगा, मतलब आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लिखना है यहाँ पे। फिर क्रिटिकली इवेल्यूट पूछ रहा है, तो क्रिटिकली में क्या करना है, आपको नेगेटिव पॉइंट लिखना है। अगर आप यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट पॉजिटिव लिख देते हैं, 2 से 3 पॉइंट अगर नेगेटिव लिख देते हैं, लास्ट में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिख दोगे, तो ये आपका आंसर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए शब्द सीमा, अगर यूपीएससी में आप देते हैं ना, यूपीएससी का जो है यूपीएससी का मेंस देते हैं तो 250 से 300 शब्द पूछता है। क्लियर। लेकिन हमारा जो बीपीसी है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर में आता है या 7 नंबर में आता है, तो वहां पे आपको 2 पेज में आंसर लिखना होता है, लगभग 150 शब्द में। क्लियर है। तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें एक टाइम बाउंड के अंतर्गत, तो उसी की दिशा में ये हमारा प्रयास है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। हम आपको एक क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बता देते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर कोशिश कीजिएगा इंट्रो लिखने का। क्या लिखने का, इंट्रो लिखने का कोशिश कीजिएगा। आपने इंट्रो लिखा, और चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में मजा आए। कलर चेंज के लिए ग्रीन ठीक रहेगा। चलो यहाँ पे ये ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, जिसको भूमिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट। क्या लिखेंगे आप, बॉडी पार्ट। वही बॉडी पार्ट में क्या हो गया, या तो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। और लास्ट में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे होते हैं ना, तो कंक्लूजन लिखने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपको 2 से 3 मिनट में आंसर लिखना होता है। और आपका हाथ और आपका ब्रेन दोनों ऐसे जो पैरेलली चलता है ना, कि चीजों को आप हैंडल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, ताकि हम लोग मेन मेन पॉइंट को लिख के आए। बाकी लोगों को अगर 5 नंबर मिलता है तो मुझे 4.5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग एफर्ट करके चलना है। तो इंट्रो, बॉडी पार्ट लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जाति जनगणना के बारे में पूछा ना, तो उसका डेफिनेशन लिख दीजिए। आप उससे क्या समझते हैं अपने शब्द में लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कॉपी पेस्ट करना है उसी चीज को लिखना है। जाति जनगणना क्या होता है, तो ये जनसंख्या के भीतर, जैसे पॉपुलेशन होता है ना, उसके भीतर जो जितनी भी जातियां हैं उनका सामाजिक और आर्थिक जानकारी को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, जाति जनगणना कहलाता है। बस इतना आप लिख दिए तो आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया। जो लोग डरते हैं ना मेंस कैसे लिखे हैं, ठीक है, बहुत लोग जो है ना लोग बोलेंगे कि वनडे जो बॉय होते हैं, जो वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग मेंस लिख रहे हैं, तो उन लोग को प्रैक्टिस नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, वो लोग ना बेहतर कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इसमें फंसना नहीं, हमें हमें लिमिटेड रखना है चीज को, और लिमिटेड आंसर लिख के आ जाना वहां पे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे जाति जनगणना क्या हो गया, जनसंख्या के भीतर जातियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, जाति जनगणना कहलाता है। ये चीज को आप लिख देंगे ना, इंट्रो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि भारत में अंतिम बार जो पूर्ण जातिगत जनगणना हुआ था ना 1931 में हुआ था। अगर आपको याद है तो लिखिए, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इतना आपने लिख दिया इनफ है। अब हम लोग लिख दिए परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन लिख दिए। हम लोग का 3 पार्ट था। पहला पार्ट में क्या था, इंट्रो। सेकंड पार्ट में क्या लिखना था, हमें बॉडी लिखना था। ठीक है, बॉडी में भी क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड में क्या लिखना था, कंक्लूजन लिखना था। अब हम लोग बॉडी पार्ट पे देखते हैं कि जाति जनगणना में जो है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है उसको कैसे इंपावर करता है। इंपावर करने मतलब कैसे सशक्त करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लिखना होगा ना, तो 3-4 पॉइंट देखेंगे हम लोग पॉजिटिव में। चलिए देखिए, पक्ष में या फेवर में हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो नीति निर्माण में सहायक होता है। अगर आप देखोगे, हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारा जो जनसंख्या है, उसमें जितने जातियां रहते हैं, जितने कास्ट वाले लोग रहते हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में हम आंकड़ा इकट्ठा कर लें, डाटा इकट्ठा कर लें, तो हमको नीति फ्रेम करने में या पॉलिसी फ्रेम करने में कितना हमें मदद मिलेगा, कितना हमें सहायता मिलेगा कि हाँ, जो लोग हाशिए पे है, जिनको अभी तक सरकार की जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिल पाया है,
तो हम उसको फोकस करेंगे, उस वर्ग को फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, नीति निर्माण में सहायक होता है। आप पूरा डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। हम मेरा काम क्या होता है, आपको बता देंगे किस किस पॉइंट पे फोकस करना है। जब एग्जाम होगा ना और आपको रिवीजन करना है, तो आप पूरा ये लाइन को पढ़े बिना भी आप खाली नीति निर्माण लिख देंगे ना, तो इनफ हो जाएगा। फ्लो चार्ट बना के ऐसे करके आपको डील कर देना है। क्लियर? तो नीति निर्माण में सहायक होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सामाजिक असमानता का मूल्यांकन। मतलब जो हमारे जो समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसके बारे में इवेल्युएट कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। कि कौन सा जाति जो पिछड़ गया है, कौन सा जाति जो अग्रणी हो गया है। अगर जो अग्रणी हो गया, जो ज्यादा डेवलप हो गए हैं, तो उनको जो है हम लोग जो है सेकेंडरी पर रख के प्राइमरी में किसको रखेंगे, उनको रखेंगे जो कि पिछड़ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग समाज का जो है इवेल्युएट करने में हमें हेल्प करेगा। थर्ड में अगर बात करें हम लोग, जो हमारा प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है ना, डेटा आधारित होगा, फैक्ट आधारित होगा कि हाँ, हम लोग जो भी नीतियां बनाएंगे हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? तो ये हमें हेल्प करेगा। फिर राजनीतिक भागीदारी का संतुलन। आपने देखा होगा ना, किसी जाति का जो है राजनीति में काफी अच्छा भागीदारी है और किसी जाति का जो है राजनीति में भागीदारी अच्छा नहीं है, मतलब उनका कम है। तो ऐसे में क्या होगा, हम उन पे फोकस कर पाएंगे। अच्छा, ये कास्ट के लोग जो है ना पॉलिटिक्स में उनका सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें जो है जाति जनगणना करवाना चाहिए। तो आपको फेवर में 3 से 4 पॉइंट आपको डील करना है। अब हम लोग बात करेंगे क्रिटिकली इवेल्युएट, मतलब विपक्ष में, ठीक है। अब हमें नेगेटिव पॉइंट पे बात करना है। जैसे कि सामाजिक विभाजन का आशंका हो जाएगा। मान लीजिए कोई डेटा निकल के आता है, मान लीजिए कोई किसी कास्ट एक्स है, कोई कास्ट वाई का है, ठीक है। हम किसी कास्ट का नाम नहीं लेंगे, कास्ट एक्स है, कास्ट वाई है, हमको इसके बारे में भी डाटा मिल गया है, इसके बारे में डाटा मिल गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बहुत पिछड़ा हो गए हैं, यहाँ पे इनको लाभ नहीं मिल पाया है, एजुकेशन सही नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इनके पास स्किल नहीं है। तो एक जो है ना विभाजन हो सकता है कि नहीं, आप लोग बहुत बैकवर्ड है, आप लोग से बात नहीं करेंगे, आप लोग हमारे बराबरी नहीं है। तो इस तरह का समाज में क्या हो जाता है, एक विभाजन हो सकता है, इसका डर बना रहेगा। दूसरा क्या है, राजनीतिक दुरुपयोग। मान लीजिए जाति जनगणना करवाएं और जो जाति एक्स है ना, उसका पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो अब क्या करेगा राजनीतिक दल, इस दल को, मतलब इस वर्ग को लुभाने का कोशिश करेगा, अपने समर्थन में लेने की कोशिश करेगा, ताकि उसको सत्ता प्राप्त हो सके। किसको? राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे राजनीतिक दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। वोट बैंकिंग वाला जो होता है ना, रोटी सेकने का काम करते हैं। अभी आप देखोगे कि जो केंद्र में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, और बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, तो जिसका पॉपुलेशन अधिक है, जिसकी जनसंख्या या प्रतिनिधि अधिक है ना, उसको यहाँ पे वोट बैंक की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है। उसको बताया जा रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है सही नहीं है, आपको बढ़ाना चाहिए। तो उस पे आप देख रहे हो ना, वोट बैंक की राजनीति हो रहा है यहाँ पे। तो इसी का यहाँ पे राजनीतिक दुरुपयोग शब्द करके यहाँ पे दिखाया गया है। सामाजिक विभाजन आप समझ गए। तकनीकी प्रशासनिक जटिलताएं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जातियों की विविधता और उपजातियां डेटा को कठिन बना सकती है। मतलब यहाँ पे देखोगे कि जाति में भी बहुत सारे जो है ना सब कास्ट हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जटिलताएं बन सकता है। क्लियर है? तो आपको नेगेटिव पक्ष में ये 3 पॉइंट को डील करना चाहिए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में कुछ नहीं करना है। जाति जनगणना एक दो धारी तलवार है, यह सामाजिक न्याय को सशक्त कर सकती है यदि इसका उद्देश्य कल्याण हो। देखिए, जाति जनगणना भी क्या, अब केंद्र सरकार क्या बोल रही है कि हम जो है ना जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि इससे पारदर्शिता, इसको जो है ना पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से लागू करेंगे हम। इससे क्या फायदा होगा, तो जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो अब तक मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं, उनको सशक्त करेंगे, उनको मुख्यधारा में जोड़ेंगे। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, गोपनीयता को लेकर, जनहित की भावना, अपारदर्शिता। सरकार को इसे पारदर्शिता, गोपनीयता, जनहित की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब लागू करने से पहले कि किसी का भी प्राइवेसी को दिक्कत ना हो, यहाँ पे पारदर्शी तरीके से इसको लागू करना चाहिए, और जनहित की जो भावना है उसका सम्मान करना चाहिए। बस इतना लिख दिए, आपका जो है आंसर बहुत अच्छा, मतलब एवरेज से बेहतर हो गया। मान लीजिए जो टॉपर है ना, उनको 5 मार्क्स मिल रहा है ना, तो आपको 4.5 से 5 के बीच में आंसर मिल जाएगा। तो क्या खराबी है इसमें? तो अगर आप लोग को पसंद आता है ना, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा टॉपिक को हम डेली डिस्कस करें, और जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे 71 वाला ना, तो लगभग 100 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। और ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता क्या फायदा होगा आपको, आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी आप देखोगे ना, जो भी मेंस लिख के आ रहे हैं, उनका आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम का प्रबंधन नहीं कर पाए,
हम फैक्ट को डाल नहीं पाए, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, तो ये सब जो है ना जो कारण है, आप इससे छुटकारा पाएंगे कैसे? हम आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, जो कि मेंस में आपका पीवाईक्यू होगा और आने का जो पूरी संभावना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक है तो अपना फीडबैक दीजिएगा और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग सीरियस है ना, बस वो लोग ही फीडबैक देंगे आप, ठीक है, और लिमिटेड लोग रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।